स्वागत है आप सभी का। हमने हमारी YouTube क्लास के माध्यम से भारत की समकालीन स्थिति या यूँ कहें कि भूगोल की पुस्तक के पहले अध्याय को प्रारंभ किया था, जिसका हमारा नाम था भारत आकार एवं स्थिति। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक ग्लोब का चित्र दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देती हूँ। देख पा रहे हैं सभी? पिछली कक्षा में हमने भारत के अक्षांश देशांतरीय विस्तार को भली प्रकार से समझ लिया था और इसके चारों तरफ कौन कौन से सागर हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन से पड़ोसी देश हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ लेंगे। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को पढ़ा, याम्यता रेखा के बारे में जाना, कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है उसके बारे में जाना। इन सब स्थितियों को देखने के बाद अब हम एक बार ग्लोब पर भारत की स्थिति को भी देख लेते हैं। देखिए, आपके सामने जो ग्लोब दिखाई दे रहा है उसमें पीले रंग में भारत का नक्शा अंकित है। मैंने आपको बताया था कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसके क्षेत्रफल की भी हमने आगे बात की थी। तो क्षेत्रफल की आंकड़े भी हमने पिछली कक्षा में ही नोट कर लिए हैं। अब देखिए, भारत की केंद्रीय स्थिति एशिया महाद्वीप में समझने के लिए हमें एक बार इस ग्लोब को भली प्रकार देखना पड़ेगा। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत को केंद्रीय स्थिति कैसे मिलती है या केंद्रीय स्थिति इसकी क्यों है, ये बात समझने के लिए मैं आपको एक बार ये ग्लोब ज़्यादा ध्यान से देखने के लिए कह रही हूँ। देखिए, एशिया महाद्वीप को ऊपर की तरफ आप लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, यहाँ पर एशिया महाद्वीप आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ऊपर की साइड में दिख रहा है ना। ये हमारा एशिया महाद्वीप है और इस एशिया महाद्वीप में आगे बात की जाए तो हमारे भारत के नक्शे के अंदर हम देखें तो यह इसके पूर्व और पश्चिम दोनों के मध्य में स्थित है। दिखाई दे रहा है ना, जो आपका बैगनी कलर का नक्शा है ये एशिया महाद्वीप है। भारत इसके मध्य में स्थित है। इसके महासागर हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, सॉरी प्रशांत नहीं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, इन सब के ये बीचों बीच है। और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक और प्रश्न आता है आपका, बीच में आएगा हालांकि, लेकिन वह भी इसी ग्लोब से हल होता है। ग्लोब से हल होता है, इसीलिए मैं आपको अभी वर्तमान में उस प्रश्न के बारे में हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। प्रश्न है आपका कि स्वेज नहर के निर्माण के बाद भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई, कैसे? तो आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में आप ध्यान दें तो एक पतला सा गलियारा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? देख पा रहे हैं आप सभी? अब इस गलियारे के बीच में थोड़ा सा भूमि का जुड़ाव था, जिससे कि यहाँ से बड़े जहाज़ आवागमन नहीं कर पाते थे। तो यूरोप के जो लोग होते थे उनको भारत तक आने के लिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप का इस तरीके से चक्कर लगा करके भारत आना पड़ता था। दिख रहा है आपको, जो मैंने अभी ऑरेंज कलर की लाइन खींच करके आपको सर्कल बना करके दिखाया है। अब इतना लंबा चक्कर यदि लगाकर कोई देश भारत आ रहा है तो उसको निश्चित रूप से काफ़ी ईंधन, काफ़ी समय खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अब अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच का ये जो पतला गलियारा आप दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत बारीकी से तो यहाँ से लाइन नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। यहाँ से देखिए, इस गलियारे के बीच से यहाँ से यह हमारी पतली रेखा सीधी आ गई। ठीक है, अब देखो पहले रूट क्या था भारत का, या सॉरी पहले रूट ये था
पहले का रूट क्या था हमारा, यहाँ से टच कर करके इस तरह से घूम करके भारत आते थे, और बाद में जब स्वेज नहर बन गई तब भारत का जो नक्शा है वो यहाँ से सीधा इस तरह से आने का रास्ता बन गया। तो जो स्वेज नहर के पहले का मार्ग था वो भी मैंने आपको मानचित्र में दर्शा दिया है, और स्वेज नहर बनने के बाद का मार्ग भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मार्ग में स्वेज नहर बनने के बाद 7000 किलोमीटर की कमी कैसे आ गई, तो ये आप बता सकते हैं भली प्रकार। देखो, अफ्रीका और एशिया के ये यहाँ बीच में गलियारा जो बन रहा है ना, इस गलियारे के मध्य कहीं भूमिगत जुड़ाव था, उस जुड़ाव को काट करके फिर स्वेज नहर का निर्माण किया गया और यहाँ से ये एक समुद्री मार्ग बन गया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये 7000 किलोमीटर की दूरी अफ्रीका का चक्कर लगाने से बचने के कारण आ गई है। पहले हम अफ्रीका को पूरा सर्कल लगा कर आ रहे थे, अब हम अफ्रीका के साइड से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब अपन चलते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है ना, तो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट था, हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की यामियतर मानक समय रेखा है, ये मैंने आपको बता दिया था। मानक समय रेखाएं, टाइम जोन जो है ये 0 डिग्री देशांतर से 15-15 डिग्री के अंतराल पर एक एक टाइम जोन निर्धारित किया गया है। अब भारत का 82.5 क्यों रखा गया है, ये मैंने आपको समझाया था कि भारत का टाइम जोन, अब भारत का विस्तार हमने पढ़ा तो भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, और इन 30 डिग्री में आप ये मानते हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि भाई 2 घंटे का अंतराल आ जाता है समय का। यदि हम एक फिक्स टाइम जोन लेते हैं तो हमारे यहाँ समय का अंतराल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रह जाता है, और एक ही देश में 2 टाइम जोन नहीं फॉलो किए जा सकते थे। तो इस असुविधा से बचने के लिए भारत के मध्य से गुजरने वाली, या भारत के देशांतरीय विस्तार के मध्य से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमने अपने टाइम जोन के लिए सेट कर लिया है, और इसीलिए ये हमारी यामित्र मानक समय रेखा है जो कि मिर्ज़ापुर नैनी से गुजरती है। ठीक है, आगे हम बात करें भारत और विश्व, तो भारत की केंद्रीय स्थिति पर भी हमारी चर्चा चल रही थी। देखते हैं, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। तो आगे बात करें हम, ये देखो हमें एक मानचित्र दिखाई दे रहा है, हमारी पाठ्यपुस्तक में भी यह छपा हुआ है। यदि आप सबके पास पाठ्यपुस्तक है तो पाठ्यपुस्तक से देख लें, अन्यथा आप यहाँ पर देख लें। तो इसने भारत के अक्षांश, देशांतरीय विस्तार, मानक समय रेखा, वो लंबाई और चौड़ाई, फिर इसके पड़ोस, ये तीनों तरफ कौन कौन से सागर हैं, श्रीलंका की स्थिति आदि सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ऊपर जो स्थलीय सीमा है उसकी तरफ आप देख सकते हैं। देखिए, भारत के इस तरफ में पाकिस्तान है, इधर में यहाँ अफ़गानिस्तान मिलेगा आपको, इधर चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, तो नेपाल है। तो आप समझ चुके हैं कि भारत की स्थिति किस प्रकार की है वर्ल्ड मैप में। अब आगे बात की जाए तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में ही भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली,
आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मंदिरों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। अब बात की जाए भारत के पड़ोसी देशों की, तो एक बार हमने मानचित्र में देखा था, अब हम एक बार थ्योरी में और पढ़ लेते हैं। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित, अब इसमें बदलाव हो गया है, क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। अब देखिए 1947 यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, क्या आप जानते हैं? महत्वपूर्ण बात है ये, इसको ध्यान देना है। 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो प्रांत और रियासत में क्या अंतर था, ये आप भली प्रकार समझ चुके हैं। इस कोटेशन को ध्यान से देख करके याद कर लेंगे। प्रांत और रियासत में क्या अंतर था, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये ध्यान देने योग्य बात है। आगे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पड़ोसी देशों की सीमाओं का ठीक से अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ हमारा भारत का मानचित्र ऊपर की तरफ से उत्तरी भाग दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है। अफ़गानिस्तान की सीमा, आप सोचोगे अफ़गानिस्तान तो यहाँ रह गया, लेकिन भारत से कैसे मिल रही है? तो ये देखिए यहाँ पर यह जो क्षेत्र है ऊपर का, यह आपका अफ़गानिस्तान को टच कर रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत का यह कुछ हिस्सा पीओके में बटा हुआ है, मतलब ये इतना हिस्सा भारत का अभी पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है यह डायरेक्ट भारत से नहीं लग करके पाक अधिकृत कश्मीर से लगती है। आप समझ चुके होंगे इस बात को। तो बाकी इधर का हिस्सा है ये अपना चीन से, पड़ोसी देश से घिरा हुआ है। आगे बात करें तो यहाँ ये नेपाल तो हम सभी जानते हैं, अंगूठे नुमा सिक्किम खड़ा है बीच में, इस साइड में भूटान आ गया, नीचे बांग्लादेश भारत के बगल में घुस के बैठा हुआ है अपनी सुरक्षा के लिए, और ये म्यांमार। तो इस तरह से हमने देख लिया कि भारत के जो स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य हैं, देश हैं, वे कौन कौन से हैं। अब बात कीजिए इसकी जलीय सीमा की, समुद्री सीमा की, जो कि ब्लू आउटलाइन से हमें शो हो रही है मैप में। तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। आगे चलें। समुद्र, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका आपको यहाँ भली प्रकार दिखाई दे रहा है। मालदीव ये देखिए सबसे नीचे की साइड में, ये रहा हमारा मालदीव। ओके, तो ये मालदीव और ये श्रीलंका, तो ये हमारे 2 नीचे दक्षिण की साइड में समुद्र के अंदर पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। ये पाक जल संधि कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। कोई भी भूल से भी इसे भारत और पाकिस्तान के मध्य मत स्थित कर देना। ध्यान रखने की बात है कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिणी में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा जा सकता है कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ये देखो, एक पोर्टल के बारे में आपको जानकारी दी गई है। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NREGA
ISC इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। ये एक वेबसाइट दे रखी है इसने, आप इसको खोल करके यहाँ पर भारत से संबंधित विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह लेसन इतना ही दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक में। इस लेसन के अंतर्गत बात की जाए तो हमारा लेसन थ्योरिकली शॉर्ट टर्म में दिया गया है। क्यों दिया गया है ये इतना छोटा पार्ट? कारण कि इस लेसन में हर एक बात याद करने योग्य है, समझने योग्य है। ये हमारी बेसिक जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का PDF आज आपको आपके ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तर की चर्चा हम PDF में कर लेंगे। इसके बावजूद आपको यदि इस लेसन को समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने लाइव क्लास के माध्यम से अपने 10 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। या आपको पहले पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।